क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कंसेप्ट। ये चैप्टर पर्सनली मेरा बहुत प्यारा है, मुझे बहुत मजा आता है इसे पढ़ाने में, और उतना ही बच्चों को ये चैप्टर में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो चलिए आज इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ये सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। प्लस आपको मैं एक चीज बता दूं कि मैं एक बैच स्टार्ट कर रहा हूं 2 दिन बाद, जिसमें मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाला हूं लाइव। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पास होना चाहते हैं, जिन्हें कुछ पढ़ा नहीं है या कैसे तैयारी करें, उन सभी के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है। फीस जो है वो पर सब्जेक्ट की 1000 रुपीज है। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर और इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी, वहां जाके आप और डिटेल्स ले सकते हैं। सर कैसे ज्वाइन करना है, क्या क्या होगा, इंस्टाग्राम पे आपको नीचे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां फॉलो कर लीजिएगा। बहुत बढ़िया बढ़िया रील्स डाल रहा हूं मैं आजकल। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर कंसेप्ट ऑफ एडी। चैप्टर का नाम है जैसे कि एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड होता क्या है सर? देखिए, अगर आप मार्केट में 4 सेक्टर्स होते हैं हमारे पास। कौन कौन से सर? एक होता है हाउस होल्ड सेक्टर, एक होता है प्रोड्यूसर सेक्टर, एक होता है गवर्नमेंट सेक्टर, और एक होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। इन चारों सेक्टर्स द्वारा एक साल के अंदर फाइनल गुड्स पर कितना खर्च करने का सोचा जा रहा है। यानी कि ये जो एडी है वो डिजायर है। जब भी इकोनॉमिक्स में हम किसी चीज को सोचते हैं उसे हम कहते हैं एक्स की आंटी। ये आपकी एक्स की आंटी नहीं है, इसका नाम है एक्सेंट। और जब वो रियल में हो जाता है तो उसको हम कहते हैं एक्सपोस्ट। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम किसी चीज को सोच रहे हैं, डिजायर है, प्लान्ड है, तो वो एक्सेंट है, और रियल में हो गया, एक्चुअल में हो गया, तो वो एक्सपोस्ट है। तो अब एडी की बात पे आते हैं कि मार्केट में 4 सेक्टर्स हैं। हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, सॉरी उंगली नीचे कर ले रहा हूं, बच्चे कुछ और समझ सकते हैं। 4 सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इन चारों सेक्टर्स द्वारा मिलकर एक साल में कितना खर्चा फाइल गुड्स पर खर्च करने के लिए सोचा जा रहा है, इसके टोटल को हम कहते हैं एडी। एडी को आप रिलेट कर सकते हो प्राइस के साथ जो मार्केट में चल रही है, और अगर आप प्राइस के साथ उसे रिलेट करोगे तो उसका जो रिलेशन बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। वैलेंटाइन वीक चल रहा है तो रिलेशनशिप आप मुझसे भी अच्छे से समझ सकते हैं। प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, और प्राइस कम होगी तो डिमांड ज्यादा होगी। लेकिन ये आपको पढ़ना नहीं है, क्योंकि ये आपके कोर्स में भी है नहीं। आपको पढ़ना है एग्रीगेट डिमांड एज कंपैरिजन टू इनकम। तो मुझे आप बताइए, हाँ आप, अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप खर्चा ज्यादा करोगे, जाहिर सी बात है, और इनकम कम होगी तो खर्चा कम करोगे, जाहिर सी बात है। यानी कि ये जो इनकम है एडी में, इसका पॉजिटिव रिलेशन होता है, और एस क्योंकि इसका पॉजिटिव रिलेशन है, जो इसका स्लोप कहां जाएगा, वो अपवर्ड जाएगा। बहुत चीजें एकदम से खड़ी हो जाती है ना, मतलब वो वाली चीजें नहीं, जो स्लोप की बात हो रही है यहां पर, जो एडी का स्लोप होगा वो कहां जाएगा, अपवर्ड जाएगा, बिकॉज देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इनकम और एडी। अब बात करते हैं, पहले यहां देखिएगा एक बार, आई होप आपको दिख रहा होगा। यहां पर ये इनकम दे रखी है और ये एडी दे रखा है, एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड को हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं, प्लांट एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं, एक्सेंट डिमांड भी बोल सकते हैं। यहां आपको दिख रहा है इनकम 0 है, तब भी सर कुछ ना कुछ एडी है। अगर बाबू पैसा कमा नहीं रहा है तो क्या वो अपनी बाबू का रिचार्ज नहीं करवाएगा? करवाना पड़ेगा सर, या तो कहीं से उधार लेगा या कहीं अपनी सेविंग में से करवाएगा, करवाना तो पड़ेगा। तो वही बात यहां पर कह रहा है कि अगर आपकी इनकम 0 है तब भी आपके कुछ बेसिक खर्चे होते ही होते हैं जो आपको करने पड़ते हैं।
तो वो खर्चे यहां पे दे रखा है और इन खर्चों की वजह से हमारी जो सेविंग चली जाती है वो नेगेटिव चली जाती है। और जैसे जैसे देख रहे हो इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे हमारा एडी भी बढ़ रहा है, यानी कि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन। इसको हम कहते हैं एडी शेड्यूल, इनकम पर कितना हमारा खर्चा हो रहा है उसके हिसाब से। अगर इसका मैं कर्व बनाऊं तो एक्स एक्सिस आपने ले लिया और वाई एक्सिस ले लिया। मैंने कहा कि जो हमारा एडी था वो 0 पर भी कितना था, 30 था, यानी लाइन यहां से आई, ये लाइन ये हो गई सीधी, और इनकम हमारी 0 से गई है। और ये जो ई पॉइंट है वो ये वाला है, यानी कि एक पॉइंट पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि जितना कमाया उतना खर्च कर दिया, वो हमारा पॉइंट बन गया इक्विलिब्रियम पॉइंट, जिसको हम ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं। तो इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं एडी के, जिसको हम क्लोज्ड इकोनॉमी के हिसाब से जानते हैं और ओपन इकोनॉमी के हिसाब से जानते हैं। याद करें फर्स्ट चैप्टर, मैंने आपको बताया था जब एक हाउस होल्ड फाइनल गुड्स पर खर्चा कर रहा है तो उसे कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहते थे, उसके लिए हमने सी लिया है। जब प्रोड्यूसर खर्चा करता था फाइनल गुड्स पे उसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते थे, उसके लिए मैंने आई लिया है। गवर्नमेंट खर्चा करती है उसके लिए जी लेंगे, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी एक्स माइनस एम। तो जो कंपोनेंट्स हैं वो दो पार्ट में है, एक हमारा क्लोज्ड इकोनॉमी है और एक हमारा ओपन इकोनॉमी है। क्लोज्ड इकोनॉमी को सबसे पहले पढ़ेंगे, आपके चैप्टर में इस पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब है कि हम बाहर के लोगों को कुछ खरीदने नहीं दे रहे, कुछ बेचने नहीं दे रहे, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होगा, सिर्फ हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर और गवर्नमेंट रहेंगे। और उसमें भी दो सेक्टर, 2 सेक्टर इकोनॉमी और 3 सेक्टर इकोनॉमी। जब 2 सेक्टर इकोनॉमी की बात करी जाएगी तो C+I यानी कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और 3 सेक्टर की बात करी जाएगी तो AD इज इक्वल टू C+I+G। C से कंजप्शन एक्सपेंडिचर, I से इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और G से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। लेकिन जब ओपन इकोनॉमी है सबको मिलेगी, मतलब सब करेंगे, वो वाली मिलेगी बात नहीं हो रही है। तो AD इक्वल टू C+I+G+X-M ओपन इकोनॉमी है सबके लिए। तो आई होप यहां तक ये आपको AD का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। फिर बात आई कंसेप्ट ऑफ AS, एग्रीगेट सप्लाई। मार्केट में जितने भी ऐसे लोग हैं जो गुड्स बनाने पर खर्चा करते हैं, तो एक साल के अंदर वो कितना गुड्स बनाने पर खर्च करने की सोच रहे हैं उसको हम कहते हैं AS। यहां पे आपको दिख रहा है Y इनकम है और सेम टू सेम AS है। भाई जितनी इनकम होगी उतना ही तो आप खर्चा करोगे प्रोडक्शन करने के लिए, इसीलिए जो इसका कर्व होता है वो 45 डिग्री का एंगल बनाता है। सर वैलेंटाइन डे है, बहुत सारे एंगल बन रहे हैं, लेकिन अभी इस एंगल की बात करते हैं। 45 डिग्री का एंगल बनाता है हमारा क्या, AS बनाता है। 45 डिग्री का एंगल क्यों बनाता है, क्योंकि जितनी इनकम उतना एग्रीगेट सप्लाई, तो Y इक्वल टू AS कहता है। अब यहां से शुरू होता है एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसको हम कहते हैं कंजप्शन फंक्शन। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ये आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे 7 नंबर के इन्हीं चैप्टर्स में से, जिसमें कंजप्शन फंक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो चलिए इसको समझते हैं कि क्या होता है कंजप्शन फंक्शन। मैंने फिलहाल यहां लिखा था, लेकिन एक बार मैं यहां पे समझा दे रहा हूं। कंजप्शन फंक्शन, देखिए कंजप्शन फंक्शन का मतलब है कि यहां पर रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन और इनकम, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन और इनकम। उस रिलेशन को हम कहते हैं, उस फंक्शन को हम कहते हैं कंजप्शन फंक्शन। इनकम बढ़ेगी कंजप्शन बढ़ेगा, इनकम कम होगी कंजप्शन कम होगा। लेकिन इसको एल्जेब्रिक फॉर्म में हम ऐसे डिनोट करते हैं, C इज इक्वल टू C बार प्लस BY। यहां C कंजप्शन फंक्शन है, C बार है ऑटोनॉमस कंजप्शन। सर ये ऑटोनॉमस कंजप्शन क्या होता है, मैं वही बताता हूं। फिर B फॉर बॉल नहीं MPC, और Y से इनकम।
देखिए यहां पर मैं इसको ले लेता हूं, इनकम 0 है, फिर इनकम 50 है, फिर इनकम 100 है। मैं ले लेता हूं कंजप्शन 20 है, फिर 60 है, फिर 100 है। मैं यहां पे सेविंग भी ले लेता हूं। इनकम कुछ नहीं हुई, कंजप्शन 20 का, यानी कि सेविंग माइनस के 20 में चली गई। इनकम 50 हुई है, खर्च कर दिए 60 रुपए, अभी भी 10 रुपए माइनस में, और यहां पर 0। अब देखिए इनकम 0 है, तब भी कुछ ना कुछ कंजप्शन हुआ है। इस कंडीशन को हम कहते हैं, ये सी बार वाली कंडीशन, ऑटोनॉमस कंजप्शन, मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन। अगर आपकी इनकम नहीं हुई है तब भी कुछ तो खाओगे, भूखे थोड़ी ना मर जाओगे, कुछ तो खाना पड़ेगा। सेविंग में से खाना पड़ेगा, बोरिंग में से खाना पड़ेगा, चुरा के खाना पड़ेगा, कैसे भी खाना तो पड़ेगा। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं ऑटोनॉमस कंजप्शन। तो सोचो इस ऑटोनॉमस कंजप्शन की वजह से हमारी सेविंग क्या चली गई, माइनस में। तो अभी जब हम सेविंग फंक्शन समझेंगे तब ये काम आएगा। बी का मतलब होता है एमपीसी। अब ये समझिएगा, कंजप्शन फंक्शन को जानने के लिए दो चीजें आती हैं हमारे पास, एपीसी और एमपीसी। जब मैं टोटल कंजप्शन में से टोटल इनकम को डिवाइड कर दूंगा तो मुझे मालूम पड़ेगा कि मैंने अपनी पूरी इनकम में से कितना कंजप्शन किया है। वो होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और मेरी इनकम बढ़ती जा रही है और उस पर मैं कितना कंजप्शन बढ़ा रहा हूं, उसको जानने के लिए मैं निकालूंगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि एडिशनल। कैसे निकालते हैं, एपीसी का फॉर्मूला होता है सी अपॉन वाई, कंजप्शन अपॉन इनकम, और एमपीसी का फॉर्मूला होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। अगर मैं इसी क्वेश्चन को लूं तो अगर मैं एपीसी निकालूं तो सी अपॉन वाई 20 अपॉन 100 इंफिनिटी कर दूंगा, 60 अपॉन 50 तो 1.2 आ जाएगा, 100 अपॉन 100 तो 1 आ जाएगा। ये मैंने क्या करा, टोटल कंजप्शन को टोटल इनकम से डिवाइड कर रहा हूं। लेकिन एमपीसी जब निकालूंगा तब एडिशनल, पहला तो डैश आएगा। अब कंजप्शन 20 से 60 का हो गया, कितना बढ़ गया सर, 40। और इनकम 0 से 50 हो गई, कितनी बढ़ गई, 50। ये आ जाएगा 0.8। अगला भी इतना ही हो रहा है, ये भी आ जाएगा 0.8। क्लियर है एपीसी और एमपीसी का फंडा, कि एपीसी में हम टोटल कंजप्शन को टोटल इनकम से डिवाइड कर देते हैं और एमपीसी को एडिशनल। तो एमपीसी एक कर्व बनाता है क्योंकि वो कांस्टेंट रहता है। आपकी बुक में मोस्टली न्यूमेरिकल भी आप देखिएगा एमपीसी कांस्टेंट आएगा। तो ये एक स्लोप बनाता है स्ट्रेट लाइन में, इसको हम कहते हैं स्लोप ऑफ सी लाइन। किसको कहते हैं स्लोप ऑफ सी लाइन, एमपीसी को, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और ये कांस्टेंट रहता है, इसकी वजह से ये स्ट्रेट रहता है। बहुत सारी चीजें स्ट्रेट नहीं रह पाती, टेढ़ी हो जाती हैं, लेकिन यहां पे इसकी बात कर रहे हैं। तो ये स्लोप ऑफ सी लाइन हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन या कांस्टेंट। अब एक चीज का ध्यान रखना है आपको, एपीसी, ऐसा कि हमारा कंजप्शन फंक्शन हुआ सी इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, वैसे ही आता है हमारा सेविंग फंक्शन। अब सेविंग फंक्शन का मतलब क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग और इनकम। इनकम बढ़ेगी तो सेविंग बढ़ेगी, इनकम कम होगी तो सेविंग कम होगी। अब इस केस में क्या होता है, इस केस में अभी आपने इससे पहले जब क्वेश्चन किया था देखा था कि इनकम बढ़ रही है, कंजप्शन भी बढ़ रहा है और हमारी जो सेविंग है वो माइनस में जा रही है। तो जैसे कि वहां पर एपीसी था, यहां पर आता है एपीएस, और वहां पर एमपीसी था, यहां पर आता है एमपीएस। एपीएस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, टोटल सेविंग में से, जैसे वहां पे टोटल कंजप्शन में से टोटल इनकम डिवाइड कर रहे थे, यहां पे टोटल सेविंग में से टोटल इनकम को डिवाइड कर देंगे। ऐसे ही वहां पर हम टोटल कंजप्शन नहीं, एडिशनल कंजप्शन, तो यहां पर एडिशनल सेविंग, और इनकम में तो कोई चेंज होगा नहीं। वहां मैंने बताया कि जो हमारा एमपीसी था वो स्ट्रेट जा रहा था, कांस्टेंट था, इसीलिए उसका जो स्लोप ऑफ सी लाइन नाम दिया गया। यहां पर एमपीएस को नाम देते हैं हम स्लोप ऑफ एस लाइन, क्योंकि ये कांस्टेंट रहता है और स्ट्रेट रहता है।
अब इस इक्वेशन को देखिए, कंजप्शन फंक्शन में इक्वेशन थी C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। सेविंग फंक्शन में रहता है S इज इक्वल टू माइनस का सी बार। अभी याद करो कि थोड़ी देर पहले मैंने सी बार बताया था, ऑटोनॉमस कंजप्शन। वो क्या था कि सर इनकम कुछ भी नहीं है तब भी हमारा इतना कंजप्शन तो होगा। तो वो उतना कंजप्शन कहां से किया गया? सेविंग में से किया गया। सेविंग माइनस में चली गई तो वही ये लिया गया है कि सी बार माइनस का, क्योंकि सेविंग क्या चलेगी? माइनस में। प्लस 1 माइनस बी। बी यहां पर क्या है? एमपीसी, और वाई हमारी क्या है? इनकम। अब आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बताने वाला हूं, और अगली वीडियो में मैं आपको इसके जो न्यूमेरिकल्स आते हैं कंजप्शन फंक्शन वाले, देखिए होता कुछ नहीं है, इनकम में से दो सेक्टर इकोनॉमी को हम फॉलो करते हैं। सर यहां पर y क्यों लिया गया? याद रखिए मैंने आपको बताया था y इक्वल टू AD था एक पॉइंट पर। तो जब y इक्वल टू AD है, जैसे देखिए y इक्वल टू AD है और AD को टू सेक्टर इकोनॉमी को अगर मैं फॉलो कर रहा हूं तो C प्लस आई है। तो जब y इक्वल टू AD है तो y इक्वल टू C प्लस आई भी लिख सकता हूं, ठीक। और y इक्वल टू में C प्लस एस भी लिख सकता हूं, क्योंकि इनकम में से आप या तो कंजप्शन करेंगे या सेविंग करेंगे। अब आपकी बुक में दे रखा है कि एपीसी और एपीएस का अगर आप टोटल करोगे तो 1 आता है। अगर आपसे प्रूफ के लिए आ जाए कि प्रूफ करो, तो एपीसी का फॉर्मूला मैंने लिखाया था C अपॉन वाई, और एपीएस का फॉर्मूला लिखाया था S अपॉन वाई इक्वल टू 1। y इक्वल टू क्या है? C प्लस एस। तो यहां C प्लस एस की जगह मैं क्या लिख दूं? y, या y कॉमन। तो ये प्रूफ कर रहा है एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1। अगर हमें प्रूफ करना हो एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1, तो उसको भी हम देख लेते हैं। एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1। एमपीसी का फॉर्मूला डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, एमपीएस का फॉर्मूला डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई इक्वल टू 1। वही डेल्टा वाई ऊपर डेल्टा वाई नीचे, और 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब आपको इसमें लॉजिक क्या रहेगा? लॉजिक ये रहने वाला है कि जो हमारा फॉर्मूला है, आपको इसमें जो न्यूमेरिकल आएंगे वो दो टाइप के आएंगे। कौन से आएंगे सर जरा बता दीजिए। देखिए C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। यहां पे आपको एक एक चीज पता है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1। तो अगर आपको एमपीएस की वैल्यू मालूम है तो 1 में से माइनस करके एमपीसी की वैल्यू मालूम पड़ जाएगी, और अगर आपको एमपीसी की वैल्यू मालूम है तो 1 में से माइनस करके एमपीएस की वैल्यू मालूम पड़ जाएगी, है ना कि नहीं? तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एमपीसी इक्वल टू 1, सॉरी एमपीएस इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी। तो यहां पर जब मैं अभी सेविंग फंक्शन में लिख रहा था माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी, यानी कि उसको मैं एमपीएस बोल सकता था। तो इसमें जो न्यूमेरिकल आएंगे वो आएंगे कि C इक्वल टू सी बार प्लस बी बाई, और Y इक्वल टू C प्लस आई। आपको क्या करना है? इस C की इक्वेशन को सॉल्व करके इस C के अंदर लिखना है। यानी कि अगर मैं इसको खोल दूं तो Y इक्वल टू C की वैल्यू क्या है? C बार प्लस बी वाई प्लस आई। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो मैं आपको अपनी अगली वीडियोस में कराने वाला हूं, ठीक है? तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स रहेंगे इकोनॉमिक्स के, उन्हें देखिएगा, स्पेशली आपके इस चैप्टर के। कैसे करते हैं, क्या होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, शेयर जरूर करेगा। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।